हेलो दोस्तों, आज हम लोग डीसी जनरेटर के कुछ ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लैमिनेशन ऑफ अ कोर आर जनरली मेड अप ऑफ। जो जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो डीसी जनरेटर में जो लैमिनेशन यूज किया जाता है, मतलब कोर बनाया जाता है, वह कोर जो होता है लैमिनेटेड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो वह किस चीज़ का बना होता है? तो ऑप्शन ए केस आयरन, ऑप्शन बी कार्बन, सी सिलिकॉन आयरन और डी स्टेनलेस स्टील। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द लैमिना अप्रॉक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ अ लैमिनेशन ऑफ अ डीसी मशीन। तो यहाँ पे भी लैमिनेशन से जुड़ा हुआ ही सवाल है। तो लैमिनेशन जो बना होता है, मतलब कोर को बनाने के लिए जो लैमिनेशन का फॉर्म होता है, वह लैमिनेशन का थिकनेस कितना होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 0.005 mm, ऑप्शन बी 0.05 mm, ऑप्शन सी 0.5 मीटर, नहीं यहाँ पे भी mm हो जाएगा, आप इसको सुधार लीजिएगा, और ऑप्शन डी है 5 मीटर। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 0.5 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड टू। याद रखिए, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग ट्रांसफार्मर में भी डिस्कस किए होंगे कि जो डीसी जनरेटर में आर्मेचर बना होता है वो लैमिनेशन के फॉर्म में होता है। हालांकि ट्रांसफार्मर में भी जो लैमिनेशन मतलब कोर जो बना होता है वो लैमिनेशन के फॉर्म में ही रहता है। तो डीसी जनरेटर में भी जो कोर बना होता है वह लैमिनेशन फॉर्म में ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपको बताया गया होगा कि वह जो होता है क्या होता है, उसकी वजह से जो ईडी करंट लॉस होता है वह रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोर में लैमिनेशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, reduce the bulk, option B provide the bulk, option C insulate the core, option D reduce eddy current loss। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, reduce eddy current loss। नेक्स्ट है, the resistance of armature winding depends upon, ऑप्शन ए length of conductor, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ऑफ्टर डी ऑल ऑफ द एबव। बोला जा रहा है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग यूज किया जाता है, उस आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होता है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एग्जैक्टली आप ऐसे भी आप अगर देखो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है, मतलब लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। सो यहाँ पे ए और बी तो होगा। लास्ट बच रहा है नंबर ऑफ कंडक्टर। देखिए कॉइल जो बना होता है ना, वो कुछ इस फॉर्म में बना होता है ऐसे। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस भी इसका होगा। सो सी भी कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है नंबर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर से मतलब होता है यहाँ 1 2 3 4, ये कुछ इस प्रकार का कंडक्टर हो जाता है। आप जब पढ़े होंगे वाइंडिंग के बारे में पढ़े होंगे, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, तो कुछ इस तरह से आप देखे होंगे। अगर आपको याद है तो थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आप पढ़े होंगे, ये आपका है ये कुछ इस प्रकार से आप पढ़े होंगे, ये वेव वाइंडिंग है। तो ये एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर, ये मतलब यहाँ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो गया? 2। और इसी में आप पढ़े होंगे लैप वाइंडिंग के बारे में भी, अगर पढ़े होंगे कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे भी लैप वाइंडिंग के बारे में भी देखिए कुछ इस प्रकार से बना होता है ना, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर, ये, तो ये टोटल नंबर ऑफ अ कंडक्टर होता है। तो इस नंबर ऑफ अ कंडक्टर पे भी रेसिस्टेंस क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग का डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, फील्ड कॉइल ऑफ अ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड अप ऑफ। जो डीसी जनरेटर का फील्ड कॉइल बना होता है, मतलब कॉइल जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी कास्ट आयरन और ऑप्शन डी कार्बन है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द कम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन्स ऑफ। जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है आर्मेचर कंडक्टर में, वो किसके द्वारा कनेक्टेड रहता है? तो ये देखिए, ऑप्शन ए है कॉपर लक्स, ऑप्शन बी रेसिस्टिव वायर, ऑप्शन सी इंसुलेशन पैड, ऑप्शन डी है ब्रेजिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर लक्स के द्वारा जो होता है क्या होता है, ये कनेक्टेड रहता है। किसके द्वारा कनेक्टेड रहता है? कॉपर लक्स के द्वारा कनेक्ट किया हुआ रहता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए कम्यूटेटर, कम्यूटेटर में क्या होता है ये देख लीजिए, मतलब कम्यूटेटर जो होता है उसमें क्या होता है एग्जैक्टली। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कॉपर इज हार्डर देन माइका। कॉपर जो है माइका से हार्ड होगा। माइका एंड कॉपर आर इक्वली हार्ड। माइका इज हार्डर देन कॉपर, नन ऑफ दी एबव। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माइका इज हार्डर देन कॉपर। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए? कम्यूटेटर में जो होता है माइका यूज किया जाता है, और वह माइका जो होता है कॉपर के कंपैरिजन में वह हार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन ए डीसी जनरेटर द पोल शू आर फास्टेंड टू द पोल कोर बाय। कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में जो पोल शू होता है वो फास्टेंड होता है पोल कोर का। पोल शू समझ रहे होंगे आप, अगर देखे होंगे पोल शू का,
तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डायग्राम रहता है पोल शू का, आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से। पोल शू जो होता है इस प्रकार का बना होता है, देखिए ये आपका रह गया, ठीक है, ये हो गया पोल कोड। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपका एक ऐसा करके यूँ ऐसा बना रहेगा, ठीक है, ऐसा बना था। ये देखिए आपका हो जाता है क्या, पोल शू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल शू बोलते हैं। अच्छा ये क्या हो गया, ये हो गया पोल कोड, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पोल फेस। ये तीनों चीज़ समझ लीजिएगा, पोल में होता है, ये हमारा क्या हो गया, ये इस प्रकार का जो बना होता है ये पोल कोड हो गया। और इस प्रकार का ये जो बना होता है ये शू के टाइप से, तो इसको हम लोग पोल शू बोलते हैं। और ये जो होता है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल फेस। क्लियर है। तो इसमें वही चीज़ बात कर रहा है यहाँ पे, जो पोल शू होता है फास्टन विद द पोल कोड। तो ये पोल कोड हो गया और ये पोल शू हो गया। ये किस प्रकार से टाइट किया जाता है ऐसा समझिए। तो काउंटर संक स्क्रू, मतलब स्क्रू के द्वारा क्या किया जाता है, इसको टाइट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ इंड्यूस्ड ईएमएफ, 4 फिंगर विल पॉइंट इन दी डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड की बात कर रहा है, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप जानते होंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या होता है कि फिंगर जो होता है वो तीन, आपका जो अंगूठा कह लीजिए, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर जो तीनों होता है, उस तीनों को आप 90 डिग्री पे क्या करते हो, उसको स्ट्रेच करते हो। ठीक है, 90 डिग्री पे आप क्या करते हो, उसको स्ट्रेच करते हो। और वह तीनों फिंगर जो होता है, तीनों फिंगर एक एक फैक्टर कह लीजिए या एक एक कंपोनेंट कह लीजिए, उसको इंडिकेट करता है। तो इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिडिल फिंगर जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इंड्यूस करता है। तो 4 फिंगर किसका डायरेक्शन का इंड्यूस्ड, मतलब किसका डायरेक्शन दिखाएगा आपका। तो इसमें ऑप्शन ए देख लीजिए, मोशन ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन बी लाइन ऑफ द फोर्स, ऑप्शन सी आइदर ऑफ द कंडक्टर, सॉरी आइदर ऑफ द अबव, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लाइन ऑफ द फोर्स को शो करेगा। ठीक है, क्या करेगा, लाइन ऑफ द फोर्स को शो करेगा। अगर हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, मैं आपको क्या बोला था कि आपका जो अंगूठा होता है, थंब जिसको आप बोलते हो, वो थंब हो गया, आपका 4 फिंगर हो गया और मिडिल फिंगर हो गया। इस तीनों को अगर आप परपेंडिकुलर रखते हो, कुछ इस तरह से आप मान के चलो, ये कुछ ऐसा हो गया है ना, कुछ ऐसा मान लो, ये अगर थंब है आपका मान लीजिए, और ये आपका क्या हो गया 4 फिंगर है ना, ये क्या हो गया 4 फिंगर, और ये आपका क्या हो गया मिडिल फिंगर। देखो तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये थंब जो होता है क्या शो करता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये थंब क्या करता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर को शो करता है। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिडिल फिंगर जो होता है पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये मिडिल फिंगर जो होता है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंडिकेट करता है। तो ये बचा हुआ 4 फिंगर क्या करता है, तो इसको आप कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, भी आप कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, या फिर आप इसको कह लीजिए कि लाइन्स ऑफ फोर्स। क्लियर है यहाँ तक, इसको आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक, कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि डीसी जनरेटर के केस में हम लोग ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोटर में इसका रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिलेट्स। ठीक है, इसमें वही सीधी सी बात है, आपका राइट हैंड रूल के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें से जो उसका डायरेक्शन होता है हर एक चीज़ का, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिलेट्स कहता है कि ईएमएफ जो होता है किस में होगा, मतलब क्या होगा। आपको अगर वह याद होगा तो इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ऑप्शन ए है मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ अ करंट फ्लो एंड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड करंट। ऑप्शन डी है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, देखो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर आप कह सकते हो, एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, अगर आपको याद हो अभी तुरंत मैंने डिस्कस किया, ये अगर मान लीजिए ये थंब हो जाता है, ये आपका 4 फिंगर हो जाता है, और ये आपका अगर मिडल फिंगर है, तो थंब आपका किसको शो करेगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर कह लीजिए। तो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। 4 फिंगर की बात अगर किया जाए तो अभी तुरंत आपने क्या पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड का मतलब बात करेगा। और ये मिडिल फिंगर जो हो जाता है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कह लीजिए या लाइन्स ऑफ फोर्स कह लीजिए। लाइन्स ऑफ फोर्स को ही तो आप फ्लक्स बोलते हो, है ना। फ्लक्स किसको बोलते हो, इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स, है ना, उसी को तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, व्हेन बी अप्लाइंग
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स। सीधा सा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स से ही जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर आपको कहा जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ द थंब पॉइंट्स टुवर्ड, तो थंब किसके डायरेक्शन में मतलब किसको शो करेगा, आप ऐसा कह लीजिए, है ना। तो थंब आप किसको जानते हो, थंब जो हमेशा क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इफ फोर फिंगर पॉइंट्स लाइंस ऑफ द फोर फ्लक्स, एग्जैक्टली वही है। आपको थंब रूल याद है, राइट हैंड थंब रूल नहीं, राइट हैंड थंब रूल, और वो भी फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल। तो इजीली ये 4 सवाल आप आसान से बना सकते हो। तो ऑप्शन ये देखो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन शो कर रहा था, मिडल फिंगर। डायरेक्शन ऑफ अ फ्लक्स, ये आपका कौन शो कर रहा था, 4 फिंगर। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स कह लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है थंब का होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर इफ 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटेड ईएमएफ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए, देखो यहाँ पे अगर देखते हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर तो थंब करेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन इफ 4 फिंगर पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ जनरेटेड ईएमएफ, नहीं, ये 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जनरेट का मतलब शो करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी जो है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर इफ 4 फिंगर पॉइंट्स अलोंग द लाइंस ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि थंब जो होता है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर को ही शो करेगा, कब, जब आपका 4 फिंगर होगा वो लाइंस ऑफ फ्लक्स या इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हो, या मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बियरिंग यूज टू सपोर्ट द मेटल साफ्ट आर जनरली, बोला जाता है बैरिंग की बात करते हैं। आप बचपन में कभी गाड़ी बनाए होंगे, बैरिंग का यूज़ करके 3 बारी बनाते थे हम लोग, उस पर बैठ के मतलब खेला करते थे, है ना। तो वो जो बैरिंग यूज़ किया जाता है, देखो तो वो कौन से टाइप का बैरिंग यहाँ पे रोटर के साफ्ट में यूज़ किया जाता है, तो उसकी बात किया जा रहा है। देखो बैरिंग भी देखोगे ना, तो ये मान लो कि एक सर्कल हो गया, इसके बीच में आपका ये एक और छोटा होता है, मतलब ये आउटर डायमीटर हो गया और ये इनर डायमीटर, इसके बीच में जो होता है ना, ये बॉल यूज़ किया जाता है, इसके बीच में क्या किया जाता है, बॉल यूज़ किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल बैरिंग। इसी में अगर कुछ इस प्रकार का अगर रोलर यूज़ किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रोलर बैरिंग। तो इसमें यही पूछा जा रहा है आपका कि कौन जो रोटर होता है, साफ्ट में जो रोटर लगा होता है उसमें कौन सा बैरिंग यूज़ करते हैं। तो वो देखिए, ऑप्शन है आपका बॉल बैरिंग, ऑप्शन बी है बुश बैरिंग। देखो बॉल बैरिंग का ही यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, कौन सा यूज होता है, बॉल बैरिंग। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ऑप्शन इसका और अगर देखना है आपका, तो आप ये ऑप्शन भी देख सकते हैं, आपका है मैग्नेटिक बैरिंग और नीडल बैरिंग, ये सब नहीं होता है। कौन सा यूज होता है, बॉल बैरिंग यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात अगर करा जाए, तो देखिए, इन डीसी जनरेटर द काउज ऑफ रैपिड ब्रश वियर मे बी, बोला जा रहा है कि मतलब जो ब्रश होता है वह ज़्यादा घिसेगा, किस केस में, है ना। तो बोल रहा है सीवियर स्पार्किंग, ऑप्शन ए सीवियर स्पार्किंग, ऑप्शन बी रफ कम्यूटेटर सरफेस, ऑप्शन सी इम्परफेक्ट कंटेंट, ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव। देखो तो इसमें बोला जा रहा है कि जो ब्रश होगा अधिक से अधिक मतलब जो घिसेगा, कब घिसेगा, तो स्पार्किंग भी अगर सीवियर मतलब घातक होता है हालांकि, है ना। तो अगर अधिक स्पार्किंग हुआ तब भी ब्रश पे इफेक्ट पड़ेगा, ब्रश जो होता है क्या होगा, घिसेगा, बियर होगा। ऑप्शन बी रफ कम्यूटेटर सरफेस, वो भी बियर होगा। ऑप्शन सी इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 13 का। क्लियर है यहाँ पे। 14 की बात करते हैं, देखो इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज ऑप्शन ए डबल द नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन बी सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन सी हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन डी 2। देखो तो लैप वाइंडिंग के केस में बात किया जाए तो लैप वाइंडिंग में जितना पोल रहेगा, है ना, जितना पैरेलल पाथ रहेगा वो कह सकते हो, या जितना पोल रहेगा उतना ही आपको ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। यही चीज़ अगर वेव वाइंडिंग रहता है तो वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कह लीजिए 2 होता है, तो आप एक तरह से ऐसा कह सकते हो कि ब्रश भी हम लोग 2 ही यूज़ करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग हम लोग जो ब्रश का संख्या यूज़ करते हैं, जितना नंबर ऑफ पोल रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। For a DC generator, when the number of a pole and the number of armature conductor is fixed, then which will give the higher EMF। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। फॉर डीसी जनरेटर कह रहा है, डीसी जनरेटर के केस में जब नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को फिक्स कर देंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द हायर ईएमएफ। उस केस में कौन सा ईएमएफ मतलब कौन सा वाइंडिंग कह लीजिए जो कि हायर ईएमएफ देगा। ऑप्शन ए है लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी वेव वाइंडिंग, ऑप्शन सी आइदर ऑफ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द अदर
अदर फीचर ऑफ द डिज़ाइन। करेक्ट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वेव वाइंडिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वेव वाइंडिंग। देखिए वेव वाइंडिंग से आपको एक और सवाल पूछा जाएगा कि अगर आपको अधिक ईएमएफ की ज़रूरत हो तो किस वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। और अगर अधिक करंट की आवश्यकता हो तो हम लोग किस वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन है तो आप आराम से समझिएगा, डेरिवेशन अगर पढ़े होंगे तो फिर याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 16 में, इन ए 4 पोल डीसी मशीन, जो 4 पोल डीसी मशीन है उसमें 4 पोल है तो उसमें क्या होगा, ऑल द 4 पोल्स आर नॉर्थ पोल, alternate poles are north and south, all the 4 poles are south pole, 2 north poles follows 2 south pole। देखो कहने का क्या मतलब हुआ, आप समझिएगा इस चीज़ को और खुद ही आंसर कर सकते हैं आराम से। बोला जा रहा है कि अगर कोई डीसी मशीन है उसमें से आपका बोला जा रहा है कि 4 पोल बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से 4 पोल बना हुआ है। तो इस 4 पोल में किस प्रकार का आपका नॉर्थ और साउथ दोहराता है। तो आप जानते हैं कि ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, फिर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट जो हो गया, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ, ये हो गया अल्टरनेट। क्या ऐसा होता है क्या, ये दोनों नॉर्थ हो और ये दोनों साउथ हो, ऐसा कहीं आपने देखा क्या, ऐसा आपने देखा नहीं ना। ठीक है, तो इस यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि ये जो पोल बनाया गया है चारों पोल में, इसमें से कैसा मतलब जो पोल बना होगा उसमें कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अल्टरनेट होगा क्या होगा, नॉर्थ और साउथ होगा। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अल्टरनेट पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ। इसमें से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स, वो कैसे मतलब किस डायरेक्शन में पास करता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हाल फिलहाल सेल में भी पूछा हुआ था। फ्रॉम नॉर्थ टू क्या होता है, साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो होता है क्या होता है, इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स फ्लो करता है, मतलब पास करता है, कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कॉपर ब्रश इन ए डीसी मशीन आर यूज्ड। हम लोग डीसी मशीन के केस में कॉपर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपसे जनरली अगर बात किया जाए कि ब्रश जो बना होता है किसका बना होता है, तो कार्बन का बना होता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कि हम लोग कॉपर ब्रश का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन ए देखिए, वेयर लो वोल्टेज एंड हाई करेंट्स are involved, where high voltage and small currents are involved, in both the of the above cases, in none of the above cases। तो जनरली जो कॉपर ब्रश यूज़ किया जाता है हम लोग करते हैं जहाँ पे कि लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है और हाई करंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब और हाई करंट की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कॉपर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेयर लो वोल्टेज एंड हाई करंट आर इन्वॉल्व। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर एज compared to a self excited generator। अगर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर से आप कंपेयर करते हो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में तो क्या होता है, इज amenable to better voltage control, is more stable, has exciting current independent of load current, has all of the above, मतलब all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, all of the above। इसका क्या होगा, सारा का सारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ अ डीसी मशीन मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरली फंक्शन ऑफ। डीसी मशीन में जो है मैकेनिकल लॉसेस किसका फंक्शन होता है। मैकेनिकल लॉसेस का मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉस जैसे हो गया, है ना। तो फ्रिक्शन लॉस हो गया, वो सब किस में आ जाता है, मैकेनिकल लॉसेस में आ जाता है। तो वो सब जो लॉसेस होगा किसकी वजह से होगा, तो आप जानते हैं फ्रिक्शन लॉस किसके वजह से होगा, स्पीड की वजह से, रोटेशन की वजह से, है ना। तो अब देखो करंट की वजह से तो नहीं होगा, वोल्टेज की वजह से भी नहीं होगा, फ्रिक्शन का करंट और वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, स्पीड जितना कम ज़्यादा रहेगा उस पर मैकेनिकल लॉस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन ए है आपका क्या, करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। स्पीड पे क्या करता है, इसका मैकेनिकल लॉसेस डिपेंड करता है, या मैकेनिकल लॉसेस प्राइमरी फंक्शन होता है के लिए क्या, स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आयरन लॉसेस इन ए डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ वेरिएशन इन। आयरन लॉस जो होता है ना, जिसको कि आप कोर लॉस भी कहते हो, वो कोर लॉस किस पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी लोड, ऑप्शन सी वोल्टेज और ऑप्शन डी स्पीड एंड वोल्टेज। देखिए आयरन लॉसेज जो होता है कह लीजिए कि इंडिपेंडेंट होता है। अब लोड कितना भी ज़्यादा कर दीजिए या कम कर दीजिए, कोर लॉस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लोड जो होता है मेनली बढ़ाइएगा घटाइएगा तो उसका जो होगा
कॉपर लॉस पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, या कॉपर लॉस को वैरी कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ अ लोड। लोड अगर ज़्यादा होगा कम होगा तो मतलब ज़्यादा होगा तो कॉपर लॉस भी ज़्यादा होगा, और कम होगा लोड तो कॉपर लॉस भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट जो होता है आयरन लॉस पर नहीं पड़ता है। तो कह सकते हैं आप कि लोड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आयरन लॉस जो होता है वो लोड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। देखिए करेक्ट ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी वोल्टेज, स्पीड वोल्टेज, और ऑप्शन बी है लोड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, डीसी जनरेटर करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि डीसी जनरेटर के केस में जो करंट एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर से जो मतलब करंट एक्सटर्नल सर्किट में दिया जाता है वो किसके थ्रू दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कम्यूटेटर, ऑप्शन बी सॉलिड कनेक्शन, ऑप्शन सी स्लिप रिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। देखो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कम्यूटेटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पीड एट विच मशीन इज ड्रिवन, मतलब वह स्पीड, कौन सा स्पीड का जरूरत पड़ता है जिसपे कि मशीन को हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो मोर क्रिटिकल इन केस ऑफ अल्टरनेटर्स, ऑप्शन बी मोर क्रिटिकल इन केस ऑफ अ डीसी जनरेटर, ऑप्शन सी इक्वली क्रिटिकल इन द केस ऑफ अल्टरनेटर एज वेल एज डीसी जनरेटर। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए मोर क्रिटिकल इन केस ऑफ अल्टरनेटर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ब्रशेस ऑफ अ डीसी मशीन आर मेड अप ऑफ। ठीक है, ये तो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि जो डीसी मशीन में ब्रशेस बना होता है किसका बना होता है, आपका कार्बन का बना हुआ रहता है। ठीक है, आपका कहीं पे आप पढ़े होंगे कि कॉपर का भी बना होता है। कॉपर का कब, जबकि हमें लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है ना, लो वोल्टेज के केस में हम लोग कॉपर का भी इस्तेमाल करते हैं ब्रश में। तो यहाँ पे देखिए ब्रशेस जो होता है डीसी मशीन किसका बना होता है, कार्बन का होता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपर, ऑप्शन सी हार्ड कॉपर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, ऑप्शन ए कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ डीसी जनरेटर ऑन नो लोड, नो लोड पर क्या होता है इन केस ऑफ अ डीसी जनरेटर। देखिए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मूव फ्रॉम ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इन द opposite direction of rotation. Magnetic neutral axis coincide with the geometrical neutral axis. Option C magnetic neutral axis moves from geometrical neutral axis in the direction of rotation. Option D none of the। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप समझिएगा कि MNP कह लीजिए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, MNA सॉरी, और GNA ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ये समझ लीजिए थोड़ा सा। जब नो लोड होता है, जैसे कि मान लीजिए आप इस तरह से अगर डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम जब आप बनाइएगा तो कुछ इस तरह का डायग्राम आप बनाते होंगे। ये दो पोल हो गया, इसमें ये बीच में आपका आर्मेचर हो गया और इस पर आपका क्या है, ब्रश लगा हुआ। तो ये आपका ये जो एक्सिस होगा यही कहलाता है आपका क्या, GNA मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और MNA की बात करा जाए, MNA की बात करा जाए मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का, तो MNA जो होता है ना लोड के साथ शिफ्ट करेगा। लोड जब मतलब बढ़ा लगाओगे उस पर लोड दोगे, मतलब लोड आप जब लगाते हो अप्लाई करते हो, ठीक है, लोड कनेक्ट करोगे, तब क्या होता है कि जो MNA होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वो वैरी करता है, मतलब चेंज करता है, वह GNA पे नहीं होता है। लेकिन नो लोड के कंडीशन पे जहाँ पे GNA होता है उसी एक्सिस पे आपका MNA भी होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो बोलते हो। ठीक है, लेकिन जब लोड आप बढ़ाओगे या घटाओगे तो उस हिसाब से क्या होगा कि ये जो आपका ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए MNA। ठीक है, क्या हो जाएगा, MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस चेंज करेगा। समझ में आई बात। तो ये आप इतना तो आप समझ सकते हो कि जो नो लोड के कंडीशन में क्या होता है, MNA और GNA दोनों क्या होगा आपका, कोइंसाइड करेगा, मतलब एक ही एक्सिस पे रहेगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में, इफ B इज द फ्लक्स डेंसिटी, L इज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर, देन इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय। अगर B फ्लक्स डेंसिटी है, L लेंथ है कंडक्टर का और V वेलोसिटी है, तब EMF बराबर क्या हो जाता है। इसको अगर आपको फार्मूला याद होगा तो E बराबर होता है BLV के। जब रोटेटिंग डिवाइस की बात करोगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, E इक्वल टू BLV। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, BLV। क्लियर। तो देखो ऑप्शन से आप अगर देखोगे तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में आपका क्या है, BLV। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए
BLV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन केस ऑफ अ 4 पोल DC जनरेटर प्रोवाइड्स विद 2 लेयर लैप वाइंडिंग विद 16 कॉइल, द पोल पिच विल बी। पोल पिच क्या होगा किस केस में, जब आप 4 पोल यूज करते हो और DC जनरेटर है और उसमें 2 लेयर लैप वाइंडिंग है और 16 कॉइल है, तब पोल पिच का संख्या क्या होगा, 4, 16, 8 और 32। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये 8 कैसे आया इस चीज़ को आप समझिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले आप उसको अरेंज कर लीजिए और आसानी से फिर आप आंसर भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए पोल का संख्या कितना दिया हुआ है, 4 है ना। लैप वाइंडिंग है, कौन सा है, लैप वाइंडिंग, बट यहाँ पे 2 लेयर लैप वाइंडिंग है जिसमें कितना कॉइल है, 6 कॉइल है। कितना कॉइल है, 6 कॉइल। और पोल पिच क्या होता है, देखो पोल पिच जो होता है वो क्या होता है, पोल पिच बराबर होता है नंबर ऑफ कंडक्टर, क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। समझ में आई बात। तो पोल पिच बराबर क्या होता है, याद करके आप लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर की बात अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा, आपके पास अगर 16 कॉइल है तो 16 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर। तो कितना हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर, 32, और नंबर ऑफ पोल कितना है, 4। तो अगर आपको पोल पिच पूछा जाता है, अगर पोल पिच पूछा जाता है तो कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 4। आंसर कितना हो गया, 8। समझ में आया बात। तो आप इसको मेनली ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ अ कंडक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल, ये किसका फार्मूला होता है, पोल पिच का होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रश, मटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रश इज जनरली, ठीक है, कम्यूटेटर ब्रश के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है किसका यूज़ किया जाता है, हालांकि ब्रश को ध्यान में रखिए, यहाँ पे किसका है, ब्रश किसका बना होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ब्रश किसका होता है, कार्बन का बना होता है। देखिए ऑप्शन ए है माइका, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी है क्या, कार्बन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन। तो कार्बन का ही बना हुआ होता है ब्रशेस। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज नॉर्मली, जो इंसुलेटर यूज किया जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में किसका बना होता है, तो ये सब जनरली जो होता है माइका का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी देखिए क्या है आपका, माइका है ना, ऑप्शन सी माइका इंसुलेटिंग वार्निश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका भैया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइका। देखिए इंसुलेटिंग वार्निश जो होता है कोर में यूज किया जाता है। ठीक है, कोर को जो लैमिनेट करना होता है उसमें वार्निश यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए डीसी जनरेटर, इफ P इज द पोल, अगर P is the number of a pole and N be the RPM of a rotor and F is the frequency of the magnetic reversal will be। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इस चीज़ को देखिए, फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़िएगा आगे, N इक्वल टू होता है 120 F बाई P। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, F पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा NP अपॉन बाय 120। तो करेक्ट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी NP अपॉन 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट्स, फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट्स ऑन अ डीसी जनरेटर विच वाइंडिंग इज जनरली प्रेफर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है एक बार थोड़ा सा, लार्ज करंट की बात कर रहा है डीसी जनरेटर में, तो कौन सा वाइंडिंग यूज हो जाएगा, आप समझिए, लैप वाइंडिंग। अगर लार्ज वोल्टेज या हाई वोल्टेज की बात करेगा तो कौन सा वाइंडिंग यूज हो जाएगा, वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन है आपका प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, ऑप्शन बी लैप वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, और ऑप्शन डी करंट डिपेंड्स ऑन डिजाइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल्स इन ए जनरेटर इज, जो कॉइल बना होता है ना, कॉइल के अलावा भी हम लोग डमी कॉइल यूज़ करते हैं किसमें, जनरेटर में। तो उसका पर्पस क्या होता है, आखिर हम क्यों यूज़ करते हैं डमी कॉइल। ठीक, तो ये मैकेनिकल बैलेंस, रोटर को जो है मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, टू इन्हेंस फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन बी टू एम्पलीफाई वोल्टेज, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर, ऑप्शन डी टू रिड्यूस एडी करंट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट्स इन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन जो होता है उसके वजह से क्या होता है, ऑप्शन ए डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ द सेंटर ऑफ अ पोल, ऑप्शन बी
मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंटरपोल, ऑप्शन सी डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द लीडिंग पोल एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द ट्रायलिंग पोल टिप, ऑप्शन डी मैग्नेटाइजेशन ऑफ द लीडिंग टिप एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द ट्रायलिंग पोल टिप। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। लीडिंग पोल जो होता है वो डीमैग्नेटाइज होता है और मैग्नेटाइजेशन होता है कौन, ट्रायलिंग पोल, मतलब पीछे वाला पोल जो होता है वो मैग्नेटाइज होता है और आगे वाला पोल जो होता है वो डीमैग्नेटाइज होता है। इसी जब आप मोटर की बात करेंगे ना तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। इन ए डीसी जनरेटर इन केस द ब्रशेस आर मूव्ड सो एज टू ब्रिंग देम इन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस देन देयर विल बी। डीसी जनरेटर के केस में ब्रशेस को मूव किया जाता है इस प्रकार से ताकि वो जो है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में आ जाए, तो देयर विल बी क्या होगा, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन ए मैग्नेटाइजेशन, ऑप्शन बी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ऑप्शन सी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। पोलैरिटी ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स बाय। पोलैरिटी जो होता है डीसी जनरेटर का उसको रिवर्स किया जा सकता है किस प्रकार से, तो फील्ड करंट का डायरेक्शन आप रिवर्स कर दीजिए तो पोलैरिटी क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर का रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए है रिवर्सिंग द फील्ड करंट, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द फील्ड करंट। तो करेक्ट आंसर यहीं पे आपका है, मिल जाएगा ऑप्शन ए क्या होगा, रिवर्सिंग द फील्ड करंट। ठीक है, तो अगर फील्ड करंट को आप रिवर्स कर देते हो तो डीसी जनरेटर का जो पोलैरिटी भी होगा वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर, चलिए आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।